हेलो एवरीवन। आज है 20 अगस्त और आज का पहला टॉपिक है अक्षय ऊर्जा डे, जो कि हर साल आज के दिन मनाया जाता है। दूसरा टॉपिक है कि इंडिया ने कैसे अपने पावर एक्सपोर्ट के रूल्स को चेंज किया है। अगला टॉपिक है जमाते इस्लामी बांग्लादेश, ये ग्रुप क्या है और ये कैसे अब री एंट्री कर रहा है बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में। चौथा टॉपिक है प्रोकैरियोट्स और ये कैसे धीरे धीरे मरीन एनवायरनमेंट को डोमिनेट कर रहा है। पांचवा टॉपिक है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी और आज का लास्ट टॉपिक है नेशनल पेस्ट सर्वेलेंस सिस्टम। तो शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक से, जो कि है अक्षय ऊर्जा डे। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की बर्थ एनिवर्सरी के दिन हर साल अक्षय ऊर्जा डे मनाया जाता है, जो कि 20 अगस्त को होता है। इसको लॉन्च किया गया था 2004 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। अब अक्षय ऊर्जा का मतलब होता है एटर्नल एनर्जी। इसका मतलब है जो एनर्जी कभी ख़त्म ना हो, और ये सीधे सीधे पॉइंट करता है रिन्यूएबल एनर्जी को। इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बहुत तेज़ी से हो रहा है और पॉपुलेशन भी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। इसी चक्कर में जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनके ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब फॉसिल फ्यूल से दो प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले कि ये फाइनाइट है, मतलब ये आगे चल के कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि ये एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाती है। इन्हीं दो चक्कर में रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, जो कि इंडिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट होने में मदद करेगी और इसी से बहुत सारी जॉब्स भी क्रिएट होंगी और जो एनर्जी कॉस्ट है लॉन्ग टर्म में वो भी रिड्यूस होगी। अक्षय ऊर्जा दिवस इसीलिए मनाया जाता है ताकि ये जो रिन्यूएबल एनर्जी है इसका हाईलाइट करा जा सके इम्पोर्टेंस इंडिया की एनर्जी प्लानिंग में, और रिन्यूएबल एनर्जी के जितने भी बेनिफिट्स हैं उसके लिए अवेयरनेस फैलाई जाए। अब रिन्यूएबल एनर्जी होती किस किस तरीके की है। सबसे पहले आता है सोलर एनर्जी। इसमें सन की रेडिएशन जो आती है उसको हार्नेस करके एनर्जी प्रोड्यूस करी जाती है, और ये दो तरीके से की जाती है। एक फोटोवोल्टाइक सेल के थ्रू, यानी कि जो सोलर पैनल आप देखते हैं उसके थ्रू, और दूसरा होता है कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर के थ्रू, जिसमें बहुत बड़े बड़े मिरर्स लगाए जाते हैं ताकि सोलर एनर्जी जितनी भी आ रही है उसको एक जगह कॉन्सेंट्रेट किया जा सके और उससे हीट प्रोड्यूस हो, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जा सके। जो फोटोवोल्टाइक सेल होते हैं वो नॉर्मली घरों में लगे होते हैं, वहीं जो कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर होता है वो लार्ज स्केल पावर प्लांट में लगाए जाते हैं और ये डायरेक्टली ग्रिड को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। अब दूसरे तरीके का रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है विंड एनर्जी। ये विंड की जितनी भी काइनेटिक एनर्जी होती है उसको यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, और ये सब करता है विंड टर्बाइंस की मदद से। और इस एनर्जी को सबसे ज़्यादा यूटिलाइज़ किया जाता है चाइना में। तीसरा सोर्स है हाइड्रो पावर। इसमें जो वाटर फ्लो करता रहता है उसी के थ्रू टरबाइन घुमाए जाते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और दुनिया के लार्जेस्ट कंज्यूमर हाइड्रो पावर के हैं चाइना और ब्राज़ील। चौथा सोर्स है बायोमास एनर्जी। ये जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं जैसे प्लांट रेसिड्यू हो गया, एनिमल वेस्ट हो गया, वुड हो गया, इसी को कन्वर्ट किया जाता है लिक्विड या गैशियस फ्यूल्स में, जो आगे चल के कंज्यूम किया जाता है। और इनको रिन्यूएबल एनर्जी इसलिए कंसिडर किया जाता है क्योंकि ये उन्हीं ऑर्गेनिक मटेरियल से डिराइव होते हैं जो कि अपने ह्यूमन की टाइम स्केल पे रिप्लेनिश हो सकते हैं। पांचवा सोर्स है जियो थर्मल एनर्जी। इसमें जो भी अर्थ की इंटरनल हीट है जैसे वोल्केनोज हो गए, हॉट स्प्रिंग्स हो गए या गीजर्स हो गए, उसकी हीट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जाती है, और उसमें लीडिंग प्रोड्यूसर्स है यूएस और इंडोनेशिया। और आखिरी सोर्स है टाइडल एनर्जी। जैसे विंड की काइनेटिक एनर्जी से विंड टरबाइंस घूमते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, वैसे ही टाइडल एनर्जी से जो टाइडल टरबाइन सबमर्ज्ड होते हैं ओशन में वो घूमते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और ये सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है साउथ कोरिया में। अब इंडिया कैसे प्रोग्रेस किया है अक्षय ऊर्जा को लेकर के। यूएनएफसीसीसी का एक पेरिस अग्रीमेंट हुआ था जिसके अंडर हर कंट्री को अपना नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करना था, यानी कि वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा फॉसिल फ्यूल को कम करने में। इसी चक्कर में 2015 में इंडिया ने अपना पहला एनडीसी प्रोवाइड किया था, जिसमें उसने बताया था 2005 में जो भी जीडीपी एमिशन इंटेंसिटी थी इंडिया की, उससे इंडिया 2030 में
33 to 35% कम कर देगा। और इंडिया का जो टोटल इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर है उसका कम से कम 40% नॉन फॉसिल फ्यूल से बनाएगा, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करके। लेकिन फिर 2022 में इंडिया ने ये एनडीसी को अपडेट कर दिया और 2022 के एनडीसी के अकॉर्डिंग जो 2005 के लेवल का जीडीपी एमिशन इंटेंसिटी थी वो 45% तक रिड्यूस कर देगा और नॉन फॉसिल फ्यूल से इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो थी वो 50% कर देगा 2030 तक। उसके अलावा इंडिया ने ये भी बताया था कि 2030 तक ये 500 गीगावाट की एनर्जी प्रोड्यूस करेगा रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू। 2035 तक ये करेगा 1000 गीगावाट और वहीं 2070 में नेट ज़ीरो अचीव कर लेगा। इंडिया की अभी करेंटली 2024 में टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू है 191 गीगावाट, जिसमें सबसे ज़्यादा सोलर है, उसके बाद विंड है, उसके बाद हाइड्रो पावर है। अब अलग अलग स्कीम क्या हैं जिससे ये रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट अचीव हो सकते हैं। सबसे पहला है पीएम कुसुम, यानी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान स्कीम। इसमें प्रमोट किया जाता है इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पावर प्लांट और स्टैंड अलोन सोलर पंप्स। वहीं दूसरी स्कीम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर पीवी मॉड्यूल्स। इससे जो भी सोलर पैनल बन रहे हैं उसका डोमेस्टिक प्रोडक्शन बूस्ट होगा। तीसरी स्कीम है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। इसमें रूफ टॉप सोलर पैनल लगाए जाएंगे और जितना भी एक्सेस होगा वो वापस ग्रिड में भेजा जाएगा, जिससे जिसने भी लगाए होंगे रूफ टॉप पे अपने सोलर पैनल उसको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। और भी कई सारी स्कीम्स लॉन्च करी गई हैं जैसे सोलर पार्क एंड अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क प्रोजेक्ट्स, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर स्कीम, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, नेशनल बायो एनर्जी मिशन और रिन्यूएबल एनर्जी में एफडीआई भी अब अप्रूव हो गया है 100% ऑटोमेटिक रूट के थ्रू। अब नेक्स्ट टॉपिक है चेंज इन इंडियाज़ पावर एक्सपोर्ट रूल्स। रिसेंटली इंडिया ने अपने पावर एक्सपोर्ट रूल्स में थोड़े अमेंडमेंट किए हैं, यानी इंडिया से जो भी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट हो रही थी उसके रूल्स में अमेंडमेंट किया है। अब चेंज ये किया है कि जो भी रिसीविंग कंट्री होगा अगर उसने पेमेंट में डिले कर दिया है तो जो भी इलेक्ट्रिसिटी जा रही थी वो वापस रीरूट होकर के इंडिया आ जाएगी। अब इंडिया का गोड्डा प्रोजेक्ट क्या है? ये अडानी पावर के झारखंड सब्सिडियरी के द्वारा ऑपरेट किया जाने वाला एक पावर प्लांट है जो कि हर साल लगभग 1500 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी बांग्लादेश को प्रोवाइड करता है। अब इस प्लांट में और बांग्लादेश के पावर डेवलपमेंट बोर्ड में 25 साल का एक पावर परचेज अग्रीमेंट साइन किया गया है, जिसमें ये 1500 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी हर साल प्रोवाइड करी जाएगी बांग्लादेश को। और ये अग्रीमेंट शुरू हुआ था 2017 में। ये प्रोजेक्ट इंडिया का पहला ऐसा ट्रांसनेशनल पावर प्रोजेक्ट है जिसकी जनरेट हुई हुई सारी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट कर दी जाती है दूसरे कंट्री में। और जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होगी बांग्लादेश को वो बांग्लादेश को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा ताकि वहाँ का जो भी एक्सपेंसिव लिक्विड फ्यूल पावर है उसको रिप्लेस किया जा सके, जिससे वहाँ की एवरेज कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में भी गिरावट आएगी। बांग्लादेश की टोटल जनरेशन कैपेसिटी है पावर की लगभग 25,000 मेगावाट और उसमें लगभग 2600 मेगावाट इंडिया से इंपोर्ट करता है और लगभग 1500 मेगावाट तो इसी पावर प्लांट से ही इंपोर्ट होता है। अब इस प्रोजेक्ट को इतना क्रिटिसाइज़ क्यों किया जा रहा है? इसकी मेन वजह है कि जो भी कोल यहाँ पे यूज़ होता है वो ऑस्ट्रेलिया के कारमाइकल माइन से लाया हुआ कोल है, जिससे इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। अब इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस ने बताया है कि पावर परचेज अग्रीमेंट साइन हुआ है अडानी पावर और बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के बीच में कि जो भी इंपोर्ट और ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट होगा इस कोल का, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है, वो सब पास कर दिया जाएगा बांग्लादेश को। और क्रिटिक्स ने यह भी कहा है कि ये जो कोटेड कोल प्राइस है ये $400 पर मेट्रिक टन है, जबकि एवरेज होता है $250 पर मेट्रिक टन। उसके अलावा जितने भी कैपेसिटी और मेंटेनेंस चार्जेस लगाए जाएंगे जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो रही होगी तब भी, वो सब भी बांग्लादेशी को बेयर करना पड़ेगा। अब बांग्लादेश के साथ प्रॉब्लम ये है कि इसने अपना इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस तो एक्सपैंड कर दिया है स्पेशली रूरल एरियाज़ में, लेकिन अब भी फ्यूल और गैस की कमी होने के चक्कर में ये पावर प्लांट अंडर यूटिलाइज्ड रह जाते हैं और इसी चक्कर में कंट्री में सिग्निफिकेंट ब्लैकआउट्स होते हैं जिससे कंट्री को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है।
अब इस रिसेंट रेगुलेटरी चेंज से फ़ायदा ये होगा कि अगर कोई भी पार्टनर कंट्री पेमेंट डिले करता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी डोमेस्टिक मार्केट में यूज़ हो जाएगी। इससे प्रोवाइडर को काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलेगी और डिपेंडेंसी भी कम हो जाएगी एक्सटर्नल मार्केट से। और पेमेंट डिलेस काफ़ी कॉमन है, खासकर बांग्लादेश में, जहाँ पे अप्रूवल से पहले वेटिंग प्रोसेस होता है सारे बिल्स का और सारे एक्सपेंडिचर्स का। आज का थर्ड टॉपिक है जमात इस्लामी बांग्लादेश, रिटर्न ऑफ द इस्लामिस्ट्स। 5 अगस्त को जब शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ करके गईं और उनकी आवामी लीग गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया गया, उसके बाद जमात इस्लामी बांग्लादेश ने अपना पॉलिटिकल कमबैक कर लिया है। अब जमात इस्लामी बांग्लादेश जो है वो एक ऑफशूट है, एक्चुअल ग्रुप का नाम था जमात इस्लामी, जो कि 1941 में लाहौर में बनी थी। अब इन लोगों ने सबसे पहला काम ये किया था कि जब इंडिया आज़ाद हो रहा था तो पाकिस्तान मूवमेंट को इन लोगों ने बहुत ज़्यादा अपोज किया था और मोहम्मद अली जिन्ना के ये लोग बहुत अगेंस्ट थे। लेकिन वहीं जब पाकिस्तान बन गया तो इन्होंने अपने आप को री इन्वेंट किया और पाकिस्तान में डिमांड किया इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन और इस्लामिक रजीम। वहीं ईस्ट पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश है, वहाँ पे ग़ुलाम आज़म ने इस मूवमेंट को बहुत ज़्यादा लीड किया और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था इनकी लीडरशिप में। अब 1970 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें ये शेख मुजीबुर रहमान, जो कि शेख हसीना के पिता थे, उनको भी बहुत ज़्यादा अपोज किया था, जो कि चाहते थे कि ईस्ट पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोनॉमी दी जाए, और जहाँ से ये बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस मूवमेंट शुरू हुआ था। और इस बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस मूवमेंट में जमात इस्लामी पाकिस्तान फोर्सेस के साथ अलाइन हो गए थे और नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान स्प्लिट हो। वहीं 1971 में जब बांग्लादेश आज़ाद हो गया तो ये ग़ुलाम आज़म जो था वो बांग्लादेश छोड़ करके पाकिस्तान भाग गया। उसके बाद फाइनली 1979 में जमात इस्लामी बांग्लादेश नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च करी गई, जिसने आगे चल करके इलेक्शंस में भी पार्ट लिया और एक सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल फोर्स बन के सामने आई। अब 1992 में जब बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन हुआ था इंडिया में, वहाँ पे इस जमात इस्लामी बांग्लादेश की पोजीशन और स्ट्रॉन्ग हो गई थी, जिसने वहाँ के पब्लिक सेंटिमेंट का फ़ायदा उठाया था और अपने आप को इस्टेब्लिश कर दिया था एज अ वॉइस ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटी इन बांग्लादेश। फिर शेख हसीना की गवर्नमेंट फॉर्म हुई और इन्होंने इस्टेब्लिश किया वॉर क्राइम ट्रिब्यूनल, और इसने इन्वेस्टिगेट किया 1971 में पाकिस्तान का ऑपरेशन सर्चलाइट। जब 1971 में पाकिस्तानी आर्मी डमरा पहुंची थी तो इसी जमात इस्लामी के कोलैबोरेटर्स के साथ मिल करके इन लोगों ने सिविलियंस की जान ली थी, और इसी चक्कर में शेख हसीना ने वॉर क्राइम ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश किया था। और इसी में जो उस टाइम का जमात इस्लामी का लीडर था मोतियूर रहमान, उसको 2016 में फांसी की सज़ा दे दी गई थी। उससे जमात इस्लामी को काफ़ी सिग्निफिकेंट ब्लो पहुंचा था और इनकी पावर बहुत ज़्यादा डिमिनिश हो गई। अब जब ये शेख हसीना की आवामी गवर्नमेंट का डाउनफॉल हुआ है तो ये जमात इस्लामी फिर से उभर करके वापस आई है। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रोकैरियोट्स। साइंटिस्ट ने रिसेंटली डिस्कवर किया है कि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो क्लाइमेट चेंज को बहुत आराम से ओवरकम कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये आगे चल कर के मरीन एनवायरनमेंट को भी बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने वाले हैं। अब प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो ओल्डेस्ट सेल बेस्ड लाइफ फॉर्म्स हैं अर्थ पे, और ये पूरे प्लैनेट पे थ्राइव करते हैं, चाहे वो लैंड हो, वाटर हो, या ट्रॉपिक एरियाज़ हो, या फिर पोलर एरियाज़ हो। प्रोकैरियोट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, ना ही कोई ऑर्गेनल्स होते हैं, जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं। और ये मेनली 2 डोमेन्स में क्लासिफाइड होते हैं, एक होते हैं आर्किया और दूसरे होते हैं बैक्टीरिया। रिसर्च के अकॉर्डिंग पूरे मरीन लाइफ का 30% इन्हीं प्रोकैरियोट्स यानी कि आर्किया और बैक्टीरिया से बना होता है, और ये बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं बैलेंस मेंटेन करने का मरीन इकोसिस्टम्स में। प्रोकैरियोट्स जो हैं वो अर्थ पे बिलियन ईयर्स से ज़्यादा से हैं, और ये एक क्रूशल रोल प्ले करते हैं मरीन फूड चेन में, जिसमें फ़िश के न्यूट्रिएंट नीड्स को सपोर्ट करते हैं। इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि इनके इतने रैपिड ग्रोथ से बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा ये प्रोड्यूस करते हैं, जिसको अगर क्वांटिफाई किया जाए तो ये लगभग 20 बिलियन टन कार्बन प्रोड्यूस करते हैं, जो कि डबल है जितना टोटल ह्यूमंस प्रोड्यूस करते हैं उसका। अब ये जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है ये फाइटोप्लैंक्टन्स बैलेंस करते हैं, जो कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस के थ्रू कन्वर्ट करते हैं एनर्जी में।
और यही फाइटोप्लैंक्टन्स जो हैं वो ह्यूमन कार्बन एमिशन का भी 1/3 अब्जॉर्ब करते हैं, जो कि ग्लोबल वार्मिंग की स्पीड को लिमिट में रखने में काम आता है। अब रिसर्चर्स ने कहा है कि अगर 1 डिग्री ओशन वार्म हो रहा है तो वहाँ पे 1.5% डिक्लाइन होगा प्रोकैरियोटिक बायोमास का। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहीं 3 से 5% डिक्लाइन होगा बाकी लार्जर प्लैंक्टन्स, फिश और मैमल्स का भी। अब इससे ये होगा कि मरीन इकोसिस्टम जो हैं वो धीरे धीरे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स डोमिनेट करने लगेंगे, जिससे प्रोकैरियोट्स और ज़्यादा अबंडेंट होते जाएंगे और जहाँ ये 20 बिलियन टन प्रोड्यूस कर रहे हैं कार्बन एमिशन, उससे ज़्यादा करने लगेंगे। और वहीं फाइटोप्लैंक्टन्स कम होने के चक्कर में जितना ये बैलेंस आउट कर रहे थे उतना नहीं करेंगे, उससे कार्बन डाइऑक्साइड और ज़्यादा बढ़ता जाएगा और उससे ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ती जाएगी। और जो वर्ल्ड का टारगेट है नेट ज़ीरो एमिशन का, वो भी अचीव होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। अभी रिसेंटली श्रीराम आईएएस ने एक पब्लिश किया था मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, जिसके चक्कर में सीसीपीए ने 3 लाख की पेनल्टी लगाई है। इसमें इस इंस्टीट्यूट ने क्लेम किया था कि इस इंस्टीट्यूट से 200 से ज़्यादा सिलेक्शन हुए हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2022 के एग्ज़ाम में, लेकिन एक्चुअल नंबर जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के थे वो काफ़ी कम थे। ये एक्शन लिया गया था ताकि कंज्यूमर राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके और एडवर्टीजमेंट में ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके। अब सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है क्या? इसको फॉर्म किया गया था 2019 में और ये एक्टिव हुई है 2020 में, और इसको फॉर्म किया गया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंडर। ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसका काम है कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करना और इन्फोर्स करना। अब कंज्यूमर के राइट्स होते क्या क्या हैं? सबसे पहला होता है राइट टू सेफ्टी। इसमें बताया गया है कि कंज्यूमर का राइट होता है कि वो जितने भी प्रोडक्ट्स हों जिससे उनकी ज़िंदगी या हेल्थ या प्रॉपर्टी को कोई भी हार्म पहुंचे, उससे प्रोटेक्ट किया जाए। इसमें जैसे कोई भी मेडिसिन हो, ऑटोमोबाइल्स हो या फूड स्टफ़ हो, इसकी मार्केटिंग से पहले इसकी कायदे से टेस्टिंग और वैलिडेशन किया जाए। सेकंड कंज्यूमर राइट होता है राइट टू चूज़। इसका मतलब है कि इनके पास एक्सेस होना चाहिए कई सारे प्रोडक्ट्स, गुड्स और सर्विसेज का, वो भी कॉम्पिटिटिव रेट में, जिससे वो अपने लिए सबसे सूटेबल चीज़ बाय कर सकें। तीसरा कंज्यूमर राइट है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। इसका मतलब है कि कंज्यूमर जो भी प्रोडक्ट ख़रीद रहा है उसके बारे में उसको सही और सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाए। चौथा राइट है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर को अपने राइट्स के बारे में कायदे से पता हो ताकि वो कुछ भी ख़रीदे जिससे कंज्यूमर के सारे परचेजिंग डिसीजंस में उसकी हेल्प हो। पांचवा होता है राइट टू रिड्रेस। मतलब कि कंज्यूमर्स के पास कोई ना कोई रिड्रेसल मैकेनिज़्म होना चाहिए। जैसे मान लिया अगर कोई भी कंज्यूमर कोई प्रोडक्ट ख़रीद रहा है और उसे वो पसंद नहीं आया या कोई भी फॉल्ट लगी उस प्रोडक्ट में, तो ये किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास जा सकता है उस चीज़ की शिकायत करने के लिए। और सीसीपीए वही ऑर्गेनाइजेशन है जो इस राइट में कंज्यूमर्स की मदद करेगी। सीसीपीए में एक चीफ कमिश्नर होता है और 2 कमिश्नर्स होते हैं। ये दोनों, एक गुड्स के लिए होता है और एक सर्विसेज के लिए होता है। अब सीसीपीए के पावर्स और फंक्शंस क्या हैं? सबसे पहला है इन्वेस्टिगेशन। अगर कहीं पर भी कंज्यूमर राइट्स का वायलेशन हो रहा है या फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही हैं तो सीसीपीए कंडक्ट कर सकता है इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन उस चीज़ को लेकर के। दूसरा फंक्शन होता है इसका कंप्लेंट्स का। ये कंप्लेंट फाइल कर सकता है कंज्यूमर कमीशन के सामने अगर कोई भी मैटर रिलेटेड होगा कंज्यूमर राइट्स से। तीसरा इसके पास पावर है गाइडलाइंस और नोटिसेस की। ये कोई भी गाइडलाइंस जारी कर सकता है ताकि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को प्रिवेंट किया जा सके, और सेफ्टी नोटिस भी इशू कर सकता है ताकि कंज्यूमर्स अलर्ट हो जाएं कोई भी हजार्डस गुड या सर्विसेज के अगेंस्ट। चौथा इसका फंक्शन है एडवाइजरी का। ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करता है कंज्यूमर वेलफेयर मेजर्स के लेकर के। और पांचवा इसके पास पावर होती है एनफोर्समेंट का। इसके पास पावर होती है कि कोई भी अनसेफ गुड है अगर उसको रिकॉल कर सकता है, रिफंड को ऑर्डर कर सकता है या फिर अनफेयर प्रैक्टिसेस को स्टॉप कर सकता है। अब आज का लास्ट टॉपिक है नेशनल पेस्ट सर्वेलेंस सिस्टम। अभी रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एआई बेस्ड नेशनल पेस्ट सर्वेलेंस सिस्टम, जो लगभग 14 करोड़ फार्मर्स को इंडिया में बेनिफिट करेगा, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो और एक्सेसिव यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड रिड्यूस हो। अब नेशनल पेस्ट सर्वेलेंस सिस्टम है क्या? ये एक डिजिटल इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर का। इसमें एआई और मशीन लर्निंग टूल्स का यूज़ किया जाता है
ताकि टाइम पे फार्मर्स को पेस्ट मैनेजमेंट की एडवाइजरीज दी जा सके। अब ये सिस्टम जो है ये पेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को रिशेप करेगा इंडिया में, जो फार्मर्स का रिलायंस है पेस्टिसाइड्स पे उसको कम करेगा और एक साइंटिफिक अप्रोच लेकर के आएगा जिससे पेस्ट कंट्रोल किया जाएगा। अब इसके की फीचर्स क्या हैं? सबसे पहला है यूज़र फ्रेंडली एक्सेस। अब इस सिस्टम की एक मोबाइल एप्लीकेशन और वेब पोर्टल बनाया जाएगा ताकि सारे फार्मर्स की एक्सेसिबिलिटी को इंश्योर किया जा सके। और 24 घंटे में कभी भी कोई भी एडवाइजरी अगर जारी होती है तो फार्मर्स तक बहुत आराम से पहुंच सके। अब इसमें रियल टाइम डेटा और एडवांस्ड एनालिटिक्स का यूज़ करके पेस्ट को एक्यूरेटली आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसको मॉनिटर किया जाएगा और उसको मैनेज किया जाएगा। अब इस सिस्टम के थ्रू ऐसे सोल्यूशन निकाले जाएंगे जो कि काफ़ी आसान होंगे और काफ़ी जल्दी इम्प्लीमेंट भी किए जा सकते हैं पेस्ट अटैक और क्रॉप डिजीज़ से बचने के लिए, ताकि क्रॉप लॉस कम से कम हो और प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करी जा सके। इसका एक और फीचर है एक्शनेबल इंसाइट। ये सिस्टम जो भी एडवाइजरी इशू करेगा वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव होगी, जिसमें पेस्ट इंसिडेंट डेटा के बारे में भी बताया जाएगा और उससे लड़ने का सल्यूशन भी दिया जाएगा, ताकि फार्मर्स को एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग का मौका मिले।